भारत में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास राष्ट्र राज्यों के निर्माण से जुड़ा था, जिससे लोगों की पहचान और उनकी समुदायों से जुड़ाव की समझ बदल गई। नए प्रतीक, गान और विचारों ने समुदायों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी। भारत में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ था। लोगों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपनी एकता को पहचाना। औपनिवेशिक उत्पीड़न ने विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच साझा बंधन बनाए, लेकिन हर वर्ग और समूह ने औपनिवेशिक शोषण को अलग अलग तरीकों से महसूस किया। उनकी स्वतंत्रता की धारणाएं भी एक समान नहीं थीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एक साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन ये एकता संघर्षों के बिना नहीं बनी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से भारत में राष्ट्रवाद के विकास की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे विकसित किया, कैसे विभिन्न सामाजिक समूह इसमें शामिल हुए और कैसे राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को प्रभावित किया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हिंदी में यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्यों के निर्माण से जुड़ा था, जिससे लोगों की पहचान और समुदायों से जुड़ाव की समझ बदल गई। नए प्रतीक, गाने और विचारों ने समुदायों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी। भारत में वियतनाम और अन्य उपनिवेशों की तरह आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से गहराई से जुड़ा था। लोगों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी एकता को पहचाना। औपनिवेशिक उत्पीड़न ने विभिन्न वर्गों और समूहों को एक साथ बांधा, लेकिन हर वर्ग और समूह ने उपनिवेशवाद के प्रभावों को अलग अलग महसूस किया। उनकी स्वतंत्रता की धारणाएं भी एक समान नहीं थीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन ये एकता संघर्षों के बिना नहीं बनी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से भारत में राष्ट्रवाद के विकास की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इसमें देखा जाएगा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे विकसित किया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने कैसे इसमें भाग लिया और राष्ट्रवाद ने लोगों की सोच और कल्पना को कैसे प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। 1919 के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार नए क्षेत्रों तक हुआ। इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हुए और संघर्ष के नए तरीके विकसित हुए। इन घटनाओं का क्या अर्थ था? इसका क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न की। युद्ध के कारण रक्षा खर्च में भारी वृद्धि हुई, जिसे युद्ध ऋण और बढ़े हुए करों के माध्यम से पूरा किया गया। कस्टम शुल्क बढ़ाए गए और आयकर लागू किया गया। युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में भारी वृद्धि हुई। 1930 से 1940 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई, जिससे आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों से जबरन सैनिक भर्ती की गई, जिससे व्यापक आक्रोश पैदा हुआ। में कई क्षेत्रों में फसलें खराब हो गई, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। इसी समय एक इन्फ्लुएंजा महामारी भी फैल गई। 1928 की जनगणना के अनुसार इस महामारी और अकाल के कारण 1.2 से 1 करोड़ लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी कठिनाइयां खत्म होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्याग्रह का विचार। इस समय एक नए नेता का उदय हुआ, जिन्होंने संघर्ष का एक नया तरीका सुझाया। महात्मा गांधी जनवरी 1919 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष कर चुके थे। उन्होंने एक नई जन आंदोलन की विधि विकसित की, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर आधारित था।
इसका सिद्धांत था कि यदि संघर्ष न्याय के खिलाफ है तो हिंसा की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही बिना प्रतिशोध और आक्रामकता के अहिंसा के माध्यम से लड़ाई जीत सकता है। इसका उद्देश्य अत्याचारी की अंतरात्मा को जगाना था ताकि वे सत्य को समझें, न कि हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकारने के लिए मजबूर हों। महात्मा गांधी ने माना कि यह अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने कई स्थानों पर सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन किया। 1906 में वे बिहार के चंपारण गए और किसानों को अत्याचारी नील की खेती प्रणाली के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1911 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन करते हुए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित किसानों ने राजस्व में राहत की मांग की थी। 1922 में गांधी जी ने अहमदाबाद में कपास मिल के श्रमिकों के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। हिंदी में सारांश। माइंस के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन नए क्षेत्रों तक फैला और इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की। युद्ध के कारण रक्षा खर्च बढ़ा, जिसे युद्ध और करों के माध्यम से पूरा किया गया। इस दौरान कीमतें दोगुनी हो गई और आम जनता को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों से जबरन सैनिक भर्ती ने व्यापक आक्रोश पैदा किया। इसके बाद 1919 और 1920 में फसलें नष्ट हो गई और महामारी फैल गई, जिससे 1.2 से 1.3 करोड़ लोग मारे गए। महात्मा गांधी, जो ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ने सत्याग्रह की अवधारणा को भारत में प्रस्तुत किया। सत्याग्रह सत्य की शक्ति पर आधारित एक अहिंसक संघर्ष था जो अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता था। गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सफल सत्याग्रह आंदोलनों, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड। सारांश। 1919 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। यह अधिनियम भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद तात्कालिक विधान परिषद से पास कर दिया गया था। इस कानून ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दमन करने और बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाने का अधिकार दिया। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक नागरिक अवज्ञा का आह्वान किया और 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ आंदोलन शुरू किया। कई शहरों में रैलियां आयोजित की गई। रेलवे कार्यशालाओं में श्रमिकों ने हड़ताल की और दुकानों को बंद कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार इस जन उभार से घबरा गई और राष्ट्रीय नेताओं पर दमनकारी कदम उठाने लगी। अमृतसर में स्थानीयताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। जलियांवाला बाग 28 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ था। कुछ लोग सरकार के दमनकारी कदमों के खिलाफ विरोध करने आए थे, जबकि कुछ वार्षिक बैसाखी मेले में शामिल होने के लिए। अधिकांश ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लागू किया गया है। जनरल डायर ने बाग में प्रवेश किया, सभी निकास द्वार बंद कर दिए और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। डायर का उद्देश्य, जैसा कि उसने बाद में कहा, नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना था ताकि सत्याग्रहियों के दिलों में भय और आतंक पैदा हो सके। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैली तो उत्तर भारत के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। हड़तालें हुई, पुलिस के साथ झड़पें हुई और सरकारी इमारतों पर हमले हुए। सरकार ने क्रूर दमन के साथ प्रतिक्रिया दी। सत्याग्रहियों को जलील करने के लिए उन्हें जमीन पर नाक रगड़ने, सड़कों पर रेंगने और अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। पंजाब के कई गांवों पर बमबारी भी की गई। महात्मा गांधी ने इस बढ़ती हिंसा को देखते हुए आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। रॉलेट सत्याग्रह एक व्यापक आंदोलन था, लेकिन यह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी जी ने महसूस किया कि एक व्यापक जन आंदोलन तब तक नहीं चलाया जा सकता
जब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता न हो। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ओटोमन तुर्की की हार हो गई। इस समय यह अफवाह थी कि ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ एक कठोर शांति संधि थोपी जाएगी, जिससे इस्लामिक दुनिया के धार्मिक प्रमुख खलीफा की शक्ति कम हो जाएगी। खलीफा की शक्ति की रक्षा के लिए मार्च 1909 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। युवा मुस्लिम नेताओं जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी से इस मुद्दे पर एकजुट जन आंदोलन की संभावना पर चर्चा की। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना और 19 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात रखी। इस आंदोलन का उद्देश्य खिलाफत और स्वराज दोनों के लिए संघर्ष करना था। असहयोग आंदोलन क्यों और कैसे? महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में घोषणा की थी कि ब्रिटिश शासन भारत में भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और केवल इसी सहयोग के कारण ये टिक पाया था। अगर भारतीय ब्रिटिश शासन का सहयोग बंद कर दें तो 1 साल के भीतर यह शासन ढह जाएगा और स्वराज प्राप्त हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन को चरणों में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का परित्याग करने और सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों, विधान परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से होनी चाहिए। यदि सरकार दमन का सहारा ले तो फिर एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इन 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे देश का दौरा कर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाया। हालांकि कांग्रेस के भीतर कई नेताओं को गांधी जी के इन प्रस्तावों को लेकर संदेह था। वे नवंबर 19 में होने वाले विधान परिषद चुनावों का बहिष्कार करने के पक्ष में नहीं थे और उन्हें डर था कि आंदोलन हिंसा में बदल सकता है। सितंबर से दिसंबर 1920 के बीच कांग्रेस में इस मुद्दे पर तीव्र बहस चली। एक समय ऐसा उलझ रहा था कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच कोई समझौता संभव नहीं है। अंततः दिसंबर 19 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में एक समझौता हुआ। असहयोग का विकल्प अपनाया गया। आंदोलन का विकास और भागीदारी। असहयोग आंदोलन कैसे विकसित हुआ? इसमें कौन कौन से सामाजिक समूह शामिल हुए? विभिन्न सामाजिक वर्गों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा और अपनाया? ये सभी प्रश्न आंदोलन की जटिलता और इसकी व्यापकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।